आप देख रहे हैं कल का बाजार। सरवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सरवेंद्र, आईजी पेट्रो का अगर आपको चार्ट मिला है और आप कमेंट करना चाहें तो बताइए। जी देखिए, डेटा इसमें तो जहाँ से अभी सेटअप मुझे दिख रहे हैं, एक डिसेंट एक बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और आई थिंक 614 के आसपास इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में 1 से 3 महीना बने रहे। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं। और रेपको होम फाइनेंस पर अनुपम सिंह ने सवाल भेजा है ट्विटर पर। इनका 1200 क्वांटिटी है इनके पास, 460 खरीदारी का प्राइस है, 1 साल का पर्सपेक्टिव है। जानना चाहते हैं अगर होल्ड भी करें तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। देखिए, होल्ड करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो देखिए हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। और डेफिनेटली आई थिंक ठीक-ठाक सेटअप्स हैं और स्टॉक बढ़िया चला है बाज़ार के साथ। आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ₹500 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें 3 से 6 महीने। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए रेपको होम फाइनेंस पर। एक और सवाल ले लेते हैं और इन्फोसिस पर सवाल है। इन्फोसिस पे 2 सवाल मिले हैं, एक कैश का क्वेश्चन है और एक डेरिवेटिव्स का। पहले मैं जो पोजीशन इन्वेस्टमेंट की है वो बता देती हूँ। सत्येंद्र दियोल ने सवाल भेजा है। सर्वेंद्र, इन्फोसिस के 1430 के भाव पर 400 शेयर्स हैं, 1 साल का आउटलुक जानना चाहते हैं। देखिए, ये सेक्टर हम हमेशा नीचे में हमेशा तीनों डिफेंसिव्स, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी बोलते रहे। लास्ट 6 महीनों में आई थिंक मेरे टारगेट्स जो थे वो सारे आ गए। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अगर ये पूछें तो मेरे हिसाब से जो मुझे आईटी इंडेक्स के और जो स्टॉक के टारगेट्स ये थे आ गए हैं। बहुत अच्छे इनके ठीक-ठाक पैसे बन रहे हैं। चाहें तो आई थिंक 1/3 बुक कर लें, रिमेनिंग क्वांटिटी बहुत इनकी ऑलमोस्ट फ्री जैसी हो जाएगी। 33% बना रहे हैं। तो सॉरी 2/3 इनको बेचना पड़ेगा। 2/3 बेच दें तो 33% इनका फ्री हो जाएगा। ये मेरी राय रहेगी इनकी कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और 2/3 बेच दें इन्फी में। अच्छा, समय की कमी है। सर्वेंद्र, से संक्षेप में इन्फोसिस पे एक और सवाल है विकास कुमार का। इन्होंने 26 सितंबर का 2000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 7 रुपए पर। जानना चाहते हैं क्या करें। मेरे पिछले जवाब में इनका भी आंसर छुपा हुआ है। बेच दें उसको, खड़े नहीं रहें। मेरे ख्याल से 1950, 20, 2000 इसका एकदम अपसाइड है। बहुत ज़्यादा मुझे अपसाइड नहीं लग रहे हैं यहाँ से। निकल जाएँ ओके, कॉल में से। जी। चलिए, शुक्रिया सर्वेंद्र आने के लिए शो में। सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शो को समेटने का वक्त हुआ है। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। जी, बिल्कुल, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर राय लाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से ज़रूर बात करें। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और तमाम सवाल आपके स्टॉक स्पेसिफिक के शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात ही क्यों ना हो, आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। कल के मार्केट का आउटलुक भी इस शो के जरिए आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए तरीका। पहले तो आप कैसे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये तो रहा शो में शामिल होने का तरीका। और फटाफट से एक मार्केट का रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं, फिर आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे और कल की स्ट्रैटेजी पर भी राय लेंगे आपकी क्वेरीज को लेने से पहले। यूएस फेड की मीटिंग से पहले मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 91 पॉइंट्स चढ़कर 83,080 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर 25,419 पर क्लोज हुआ। आईटी, रियल्टी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मेटल्स, फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो दिखाते हैं आपको। एफआईज ने खरीदारी की है कैश मार्केट में 482 करोड़ की। डीआईज ने भी खरीदारी की है 874 करोड़ की, लेकिन डीआईएस की तरफ से ज्यादा खरीदारी हुई है कंपैरेटिवली एफआईएस के। लेकिन दोनों ही संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो आंकड़े रहे हैं वो पॉजिटिव रहे हैं आज के कारोबार में। तो ये रहे नंबर्स संस्थागत निवेशकों की तरफ से। लेकिन आज के कारोबार में अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, तो समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में लगातार बनते हुए दिखी है।
और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि दिन भर एक दायरे में कारोबार करने के बाद फ्लैट बंद हुआ, लेकिन एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, स्पेशली देखते हैं एक बार आईसीआईसीआई बैंक को, क्या वहां भी कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है? क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक को जो स्ट्रेंथ लैंड कर रहा था वो आईसीआईसीआई बैंक रहा, कल भी तेज था, आज भी मजबूती दिखी इसमें, 56 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 34 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा, बाकी बैंक्स फ्लैट थे और प्रेशर दिख रहा था पीएनबी, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से आज के कारोबार में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको दिखा देते हैं, कौन से स्टॉक्स जो कि सपोर्ट कर रहे थे आज और कौन से दिग्गज थे जो ड्रैग कर रहे थे। भारती एयरटेल 15 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो की तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। ऑटोज में इनफैक्ट हीरो मोटो हुआ, बजाज ऑटो हुआ, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स का ऑल्दो मूड हमने लगातार यूबीएस की रिपोर्ट के बाद थोड़ा बिगड़ते हुए देखा है और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी टाटा मोटर्स में आते हुए दिखाई दी है। आईटीसी 6 अंकों 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और टाटा स्टील यहाँ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखा आज के कारोबार में। तो ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज के सेशन में। चलिए अब कल के आउटलुक पर फोकस करते हैं। हमारे आज के गेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे साथ इनफैक्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सर्वेंद्र, डेटा आपने रीड किया होगा, ट्रेडर्स ने किस तरीके की पोजीशंस कैरी की हैं उसको समझते हुए कल के लिए क्या आउटलुक है मार्केट पर? निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड लेना है या अवॉइड करें? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी, गुड टू सी यू इन द इवनिंग शो। देखिए आज माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गणपति की वजह से थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। देखिए यहाँ पे थॉट यही है जो हम नीरज जी के साथ या हम विपिन जी के साथ शेयर करते आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई 25,400 25,500 के आसपास हर्डल्स हैं निफ्टी को, और यही हमारे टारगेट थे रेंज ब्रेकआउट के, जब 24,600 से ब्रेकआउट हुआ था। तो आई थिंक ब्रॉडली उसी रेंज में है। रेंज के अपर एंड में थॉट मेरा यही है कि थोड़ा यहाँ पे लाइट रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड अब उतने रहे नहीं, और थोड़ा स्टिकी, थोड़ा टॉप हेवी मुझे दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी लग रहा है। नो डाउट लास्ट 2-3 की बड़ा अच्छी रही थी एक्सपायरी वाले दिन की, बट मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, जो अपने आप में एक चिंता का कारण है। तो मुझे तो लगता है कि रेंज ही है, बहुत ज्यादा 25,400 25,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा, और जब तक वो नहीं हो रहा तब तक नए लॉन्ग साइड के समीकरण नहीं निकलेंगे। थॉट ये रहेगा कि मुनाफा बांधिए, और जो अग्रेसिव लोग हैं वो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर बाजार नहीं चलता तो पॉसिबली कहीं बेचने की भी हम स्ट्रेटजी निकालेंगे, बट फिलहाल तो हम ये बोल रहे हैं मुनाफा बांधिए। चलिए, तो ये रह रही इंडेक्स पर। अब बात कर लेते हैं कल की स्ट्रैटेजी पर। सरविंद बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपके रडार पर रहेंगे कल के लिए, जो रेकमेंड करना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए जब मैं सॉर्ट आउट कर रहा था, जब मैं फिल्टर कर रहा था, तो बहुत सारे, ज्यादातर मुझे 70-80% मुझे रिस्क रिवॉर्ड्स नेगेटिव ही मिले, बट फिर भी एक लॉन्ग ओनली कॉल निकल गया, क्योंकि वो गैप अप से जिस तरह से आज एमजीएल चला है, तो आई थिंक महानगर गैस मेरा एक लॉन्ग कॉल है आज के लिए। मतलब नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए इनको कैरी करना है, कल के लिए और मे भी परसों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ऊपर में एमजीएल के तकरीबन 2000 के टारगेट्स आपको यहाँ, 2010 के टारगेट्स आपको यहाँ ऊपर में कहीं 1-2 दिन में मिलने चाहिए। आप 1844 का एक डेफिनेटली स्पॉट पे एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अगर आप वो ट्रेड कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग 2 कॉल हैं वो दोनों सेल की साइड हैं। पहला है पॉलीकैब, जहां हमें लगता है कि भाई क्लियर कट, अब मुझे लग रहा है वीकलीज और मंथलीज में यहाँ पे वीकनेस आ रही है, तो मुझे लगता है यहाँ बेच के काम करना चाहिए। पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटिव है, शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव एक बेरिश पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है चालू हो जाएगा। तो 6500 ये लेवल्स आई थिंक पॉलीकैब के लिए नीचे में कहीं आपके लिए आने चाहिए। 6801 पे आप यहाँ पे एक 6801 पे आप एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगा के रखेंगे पॉलीकैब के केस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक मेटल पैक में मुझे वेदांता वीक लग रहा है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत कोशिश की इसने 450 460 को क्लियर करने की, पर किन्हीं कारणों से कर नहीं पाया। तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पे भी बेच के काम करना चाहिए। लास्ट 2 दिन के कैंडल्स मुझे विशेष खुशी नहीं दे रहे, तो यहाँ बेचिए। आई थिंक यहाँ 435 432 के स्तर नीचे में आपको वेदांता के आते हुए मिलेंगे, और 457 रुपए 60 पैसे पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखेंगे। तो एमजीएल, पॉलीकैब, वेदांता, ये 3 स्टॉक्स रहेंगे सरविंद की तरफ से, जहां पर आप कल के सेशन में ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पृथ्वी सिंह वाराणसी से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। पृथ्वी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 500 शेयर हैं 155 रुपए पे। ओके। और इंजीनियर्स इंडिया है 500 शेयर 238 रुपए पे। ओके,
तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL 238 की खरीदारी है, 213.14 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 155 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में सर्वेंद्र? देखिए, PSU बैंकिंग में मैं हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ कि पीछे से बहुत चले थे और कहीं उन्हीं को बचाने की कोशिश हो रही है, उसी मूव को बचाने की कोशिश हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इनको टाइम देना पड़ेगा। यूनियन बैंक में अगर कमाना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम दें। आई थिंक अपने पिछले मूव्स को बचा रहा है और कहीं अब चलेगा। फिलहाल तो अभी एवरेजेस के नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडली आपको कहीं 115 से 135-40 की एक रेंज मिलेगी, बट एक बार 140 क्लियर करेगा, आई थिंक अच्छे मोमेंटम, अच्छे ट्रैक्शन में जाएगा यूनियन बैंक जी। और इनका दूसरा स्टॉक अगर माफी चाहूंगा, वो मिस हो गया था मेरे से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, देखिए, ये स्टॉक पे मैं माफी चाहूंगा, इस पे मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा किन्हीं कारणों से जी। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। सूरज है हमारे साथ अयोध्या से। सूरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा मैम ये सवाल है, ये भारत डायनेमिक मैंने खरीद रखा है, इसमें 40 शेयर हैं 1650 रुपए पे। अभी ये लगातार गिरता जा रहा है, मतलब इसमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए? आपका होराइजन क्या है वैसे? हाँ जी मैम, आपका होराइजन क्या है? कितने समय के लिए आप रख सकते हैं? कोई टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं? मैम अब इसको टाइम रखने के लिए, अब इसमें मेरा ज्यादा 20,000 तक लॉस हो गया, 18,248 है अभी। 1 महीने और रुक सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? तो भारत डायनामिक्स काफी ऊपर की खरीदारी, 1650 के लेवल्स की, 1120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 450 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन आपका? देखिए, वही जो मैं हमेशा कई बार शो में बोलता हूँ, मे बी गुड स्टॉक बट बैड टाइमिंग। बहुत गलत टाइमिंग पे आए हैं, बहुत चला हुआ स्टॉक था तब इसमें कहीं ये गए हैं। तो अब इनको अब जब इतना कोई बढ़ा हुआ स्टॉक आदमी लेता है तो उसको थोड़ा सा फिर आपको पेशेंस और टाइम इसको अब देना पड़ेगा। आप सोचेंगे 1 महीने में अब आप उसको इसमें कोई इससे छुटकारा मिल जाएगा या इससे निकल पाएंगे, थोड़ा कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने का पेशेंस इनको यहाँ रखना पड़ेगा अगर इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। और अब इतने नीचे मैं इनको यहाँ पे स्टॉप भी क्या दूं, मतलब काफी ये डीप इन द रेड आ चुके हैं, तो कोई स्टॉप भी ऐसा नहीं है जो मैं इनको दूं और यहाँ अगर किसी कारण से बुक हो जाए और बाउंस में फिर ये बोले कि मैंने इनको बिकवा दिया। तो आई थिंक एक बाउंस का वेट करें। मेरी तो राय यही रहेगी, थोड़ा बाउंस का वेट करें और दोबारा एक बार आए चाहे तो ले लें उस समय। ओके, चलिए तो ये बात हुई भारत डायनामिक्स की। अब बात करते हैं प्रशांत से। अगले कॉलर है हमारे साथ पुणे से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 450 शेयर से 700 पे खरीदी किए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? वो 680 तक आ गया है। मेरा नजरिया 1 महीने से या 2 महीने तक है। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू है, 700 की बाइंग है। इनके भाव से थोड़ा नीचे LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के बाद से ही हमने बाकी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में गिरावट देखी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट टेकिंग रही। क्या करें अभी ये? अब इनको तो मैं यही सवाल पूछूंगा कि 300 रुपए पे क्या कर रहे थे? अगर इन्होंने 1-2 महीने की ट्रेडिंग ले लिया था तो अब तक इनको स्टॉप लॉस करके इसमें से निकलना चाहिए था। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग रन के लिए, मैं इनको इतना इसमें आश्वासन दे सकता हूँ, बट इसको थोड़ा इनको पेशेंस से कहीं रखना पड़ सकता है, क्योंकि अभी देखिए 300 से चला हुआ स्टॉक है। लास्ट लेग में तकरीबन 280-300 से चला हुआ है और ज्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन 1 साल 15 महीने में इसने डबल का रिटर्न दिया और बहुत बड़ा स्टॉक है, मतलब बड़े मार्केट कैप का स्टॉक है, तो इस मूव को आप अच्छा मानेंगे। तो मेरी राय रहेगी कि देखिए निराश ना हो, टाइम फ्रेम बढ़ाएं अपना, 6-9 महीने करें, तो डेफिनेटली कहीं इनके भाव आने की उम्मीद है। बट 1 से 2 महीने में तो मैं मतलब मुझे लग नहीं रहा कि 1-2 महीने में इमीडिएटली इनके भाव आएंगे। ओके, चलिए तो ये राय रही LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। नितिन से बातचीत करते हैं। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग एवरीवन। आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे पास 1000 शेयर BHEL के हैं 113 के एवरेज से। अभी मुझे क्या करना चाहिए? ओके, 113 की बाइंग, अच्छे मुनाफे में हैं आप। 264 पर है स्टॉक। लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करना है? सर्वेंद्र क्या सजेशन भेल पर? नहीं, मेरी राय तो देखिए इनको रहेगी, आधा बेच ले, आधा इनका हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा और उसको निश्चिंत होकर होल्ड करें और फिर कहीं इसको भी उस पैसे को फिर भेल जैसा कोई मल्टी डबल 2x या 3x मल्टी बैगर टाइप का स्टॉक ढूंढने में फिर अपनी कोशिश करें। बट मेरी राय तो रहेगी कि आधा मुनाफा बांध लें और काफी चला हुआ स्टॉक है। देखिए 60 रुपए से चला आएगी। पहले इनको ये समझना चाहिए कि शायद इन्होंने तो ऊपर में लिया है, बट 60 रुपए से चला हुआ स्टॉक है, इनफैक्ट उससे भी नीचे से चला है, बट 60 रुपए से 22 से चला हुआ है
और ऊपर में तकरीबन 300 के भी ऊपर जाके आया है, तो बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है। मेरे हिसाब से थोड़ा आधा बांधें, आधा फ्री हो जाएगा, उसको रखें आराम से, और नीचे आए तो चाहे इसी को ले लें या उसी पैसे को लगा के कोई दूसरा स्टॉक लें। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब हम राकेश से, मेहसाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 82 शेयर कोचिन से बिहार के है, 269 से मैंने परचेज किया है। मतलब ओके, 1 साल तक रोक सकता हूँ। 269 की आपकी कब की खरीदारी है ये? 2017 में लिया था, उसमें मतलब स्प्लिट हुआ वगैरह होगा। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं आप, आपको काफ़ी बेनिफिट मिले हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट का, स्प्लिट का भी। क्या करें 269 स्प्लिट से पहले ही खरीदारी कोचिन शिपयार्ड में? देखिए 3 साल में 140 वाला 2800 हुआ है, फिनोमिनल रिटर्न है, मतलब 20 बैगर काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ इनको मिला हुआ है, मिला था। मतलब उसके बाद भी क्या सोचते थे मुझे नहीं मालूम, फिलहाल नीचे आ गया है। बट मेरी राय यही रहेगी कि देखिए काफी एक डीप डाउन करेक्शन यहाँ आया हुआ है, तो अब यहाँ तो मैं इनको नहीं बोलूंगा, बट मैं फिर भी इनको बोलूंगा उछालों में अगर जब यहाँ से थोड़ा स्टडी होकर एक बाउंस बैक आए टुवर्ड्स 2150 2200, उस समय मेरे हिसाब से इनको 1/5 टाइप ऑफ मुनाफा, अगर 1/5 भी मुनाफा बांधेंगे तो कैपिटल से ज्यादा इनका पैसा इनके पास आ जाएगा और रिमेनिंग शेयर्स नेगेटिव कॉस्ट में चले जाएंगे इनके। हमें हमेशा इसको ये होल्ड कर सकते हैं निश्चित होके, और रिमेनिंग पैसे से फिर नेक्स्ट किसी करेक्शन में अच्छी खरीदारी कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड जैसी। तो इनको मुबारकबाद, बट 2200 के आसपास 1/5 बेचें। ठीक है, बात करते हैं अब राजकुमार से, हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन राजकुमार से पहले अशोक मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मैडम मेरे पास REC के 225 शेयर हैं, मैंने 616 में खरीदा था और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। तो मुझे ये पता करना था, ये तो कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, करीब 70 पॉइंट नीचे है, तो मुझे ये पता करना था कि ये कौन सा सपोर्ट में मैं फिर से और ऐड कर सकता हूँ। REC, हालांकि REC काफी चला है स्टॉक, आपने काफी ऊपर के लेवल्स पे लिया है और अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नीचे आया है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में तो राय दीजिए ही सर्वेन, जैसे इन्होंने कहा, और लेना भी चाहते हैं तो क्या इन लेवल्स पे लेना सही होगा, क्या सजेशन? देखिए फिर लग तो रहा है इनकी बातों से कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, और अगर फंस गए हैं ऊपर में, अगेन बैड टाइमिंग, गुड स्टॉक, बट थॉट यही है कि भाई अब आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप तुरंत कभी भी एवरेज करने तुरंत नहीं आएंगे, 10-15% नीचे आप एवरेज करने आएंगे तो आपका कोई बहुत बढ़िया एवरेज आपको बन के मिलेगा नहीं। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि कम से कम इनको 600 रुपए से अगर मैं राउंड फिगर पकड़ूं तो वहां से अगर एक 20% अगर एक करेक्शन पकड़ के चले तो 480 के आसपास कहीं, 470 480 के आसपास कहीं इनको इसमें दोबारा एवरेजिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। अन्यथा ट्रेड में बने रहें और एक 2-2 महीने 3 महीने में रिव्यू करते रहें, और बीच में अगर और कोई अच्छे पैटर्न्स बनेंगे तो हम इनको राय दे पाएंगे। फिलहाल तो करेक्शन मोड में है और लग रहा है कि कहीं नीचे में 470 480 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए REC पर। अब बात कर लेते हैं राजकुमार से, जो हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से कनेक्टेड हैं। नमस्कार राज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। मैम मेरे पास ITC का शेयर है 275 454 के भाव से, अभी होल्ड करें या फिर बेच दें? ओके, क्या सजेशन ITC पर? 454 की बाइंग, 507 पर ट्रेड कर रहा है, 53-54 रुपए की खरीदारी के भाव से। देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसमें 2023 के हाई का रहा है बाजार के साथ, और आउट परफॉर्मेंस भी है। तो आई थिंक जब तक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई थोड़ा चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर लें। आई थिंक 479 का स्टॉप लॉस इनको ट्रेलिंग लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, और बने रहे 1 से 3 महीना और। होपफुली ये स्टॉप लॉस नहीं होगा 1 से 3 महीने में, किन्हीं कारणों से होता है तो निकल जाए, अन्यथा 1-1.5 महीने बाद दोबारा इस पर राय ले लें। मुझे लग रहा है कि 570 580 के स्तर भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, 580 तक के भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं समीर कुमार चक्रवर्ती से, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। समीर गुड इवनिंग, बताइए सवाल। Namaste, madam. I purchased 60 UPL share at the rate of 724 at long time, and Concor 100 at the rate of 1010. ओके, और ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? Long term.
ओके, तो दो स्टॉक्स का इन्होंने जिक्र किया, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। एक तो यूपीएल है, 724 की खरीदारी है, 60 शेयर्स हैं। दूसरा है इनके पास कंटेनर कॉर्प, 100 शेयर्स, 1010 की इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए यूपीएल में तो बहुत लंबा खड़े रह गए, अगर इतना ऊपर के भाव का है तो मैं अब यहाँ से इनको इस 600 रुपए के भाव पे क्या बोलूं। इतने गिरे हुए इस तरह के पिटे हुए स्टॉक पे मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई इसमें एवरेज करें, तो आई थिंक ये मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा इनको, मेरे पास इसमें इनके लिए कोई बहुत अच्छी राय नहीं है यूपीएल में। कॉनकॉर के बारे में मैं इनको बता दूं कि भाई अब यहाँ पे भी अगर आप अपना वापस इसको आप यूपीएल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में एक ट्रेलिंग पोजीशन या एक ट्रेलिंग स्टॉप या एक स्टॉप लॉस आपको रखना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको तकरीबन 880 के आसपास कॉनकॉर में एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। और वापस वही है कि टाइमलाइन है कि 1 से 3 महीने बने रहिए, उसमें अगर आपको ऊपर के गेन्स आए, आपका भाव आया और थोड़े प्रॉफिट्स आए तो उनको लेना है। अन्यथा 880 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आपको किन्हीं भी कारणों से अगर एग्जिट करना पड़े तो आपको करना चाहिए। अनुष्का है हमारे साथ, अंशुका माफ कीजिए, नई दिल्ली से। अंशुका जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। दो सवाल हैं इनके, एक तो साइंट और दूसरा है एनएमडीसी। पहले मैं एनएमडीसी की डिटेल्स बता दूं। 117 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीदारी है एनएमडीसी में और 214 पर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये का फ़ायदा है इनको। तो एक पोजीशन तो इनकी ये रही। दूसरी जो इनकी पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है वो है साइंट में, और साइंट डीएलएम 504 की इनकी खरीदारी है, 704 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ 200 रुपये का फ़ायदा है। क्या सजेशन सर्वेंस दोनों ही पोजीशंस में? देखिए साइंट डीएम वाला मुझे चार्ट उतना क्लियर नहीं मिल पा रहा है, मुझे साइंट निकल के आ रहा है। इसका मैं किसी कारण से चार्ट नहीं पुल अप कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरे वाले स्टॉक पे इनकी राय देता हूँ। एमडीसी आई थिंक यहाँ काफी अच्छे मुनाफे पे हैं। स्टॉक भी अपने अच्छे सपोर्ट्स के आसपास इस समय है। 200 का जो इसका आंकड़ा है, 200-210 वाली जो रेंज है, ये बढ़िया है इसके लिए। तो आई थिंक जब तक 200 के ऊपर टिका हुआ है, इनको मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। बट किन्हीं कारणों से अगर 198 के नीचे बंद आता है नेक्स्ट 1 से 3 महीने में, तो आधी क्वांटिटी बुक कर लें, आधी तकरीबन इनकी फ्री हो जाएगी। सो 198 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और 1 से 3 महीने बने रहे। ओके, चलिए, तो ये बात रही एनएमडीसी पर। अब बात करते हैं दीपक से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। पहला है पारस डिफेंस, मेरी खरीदारी है 1328, 77 शेयर्स। और दूसरा कल्याण ज्वेलर्स, 200 शेयर हैं, वो 408 के रेट पर। ओके, तो कल्याण ज्वेलर्स आपने किस लेवल पे बताया? 408 है कल्याण ज्वेलर्स, 712 पर। एक बार पारस डिफेंस में अपना बाइंग लेवल और बताइए प्लीज। 1328, 77 शेयर्स। 1328। तो एक एक करके राय ले लेते हैं। स्टरलाइट टेक 142 की बाइंग, पारस डिफेंस में थोड़ा सा नुकसान है इनको, और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स में इनको प्रॉफिट हो रहे हैं। क्या सजेशन तीनों ही स्टॉक्स पर सर्वेंद्र? देखिए पारस डिफेंस जहां तक अगर मुझे जो दिख रहा है T2T में है इस समय, और मैं उस पर राय नहीं देना चाहूंगा। दूसरा रहा स्टरलाइट इनका, जहां आई थिंक इनको ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए 1 से 3 महीने आई थिंक। और थर्ड इनका जो है कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मुझे बेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, वो तकरीबन 655 660 की रेंज में सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक 654 पे एक कल्याण ज्वेलर्स में स्टॉप लॉस रखें और आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और स्टरलाइट में भी बने रहें। पारस में मेरे पास व्यू नहीं है। ओके, चलिए, तो ये रह रही आपकी होल्डिंग्स पर। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं विजय यादव इंदौर से। विजय नमस्कार। नमस्कार जी मैम। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? इन्फीबीम एवेन्यूज। इन्फीबीम, अपना खरीदारी का भाव बताइए प्लीज। 32। 32 रुपए की खरीदारी है आपकी, और 2800 शेयर्स होंगे आपके पास, राइट? यस। ओके, तो ये बाइंग 32 रुपए की है, 2800 क्वांटिटी है, 2800 की बाइंग नहीं है, माफ कीजिए। 27 रुपए पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड, थोड़े नुकसान में है। क्या सजेशन?
देखिए, सजेशन यही है कि बजाज जिस करवट है, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप चले हैं, ये भी T20 का स्टॉक है, मैं इस पे व्यू नहीं दूंगा, बट इन तरह के शेयर से बचें, बस मैं तो यही बोलूंगा। बात करते हैं हितेश से। हितेश है हमारे साथ और वडोदरा से ये हमारे साथ कनेक्टेड है। हितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए ये फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। IG पेट्रोकेमिकल्स, इस पर सवाल है। 300 शेयर 700 के भाव पे खरीदे हुए हैं, तो सर्वेंद्र बताइए इसके चार्ट अगर आप देख सके तो। IG पेट्रो मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड शेयर है, बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं देखता। चलिए, तो तब तक आप इसके चार्ट निकाल लीजिए सर्वेंद्र, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस स्टॉक पर डिस्कशन कर लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से भी क्वेश्चंस को करेंगे पिक। चलो वापस आते हैं।